अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम बिलाल एकेडमी। और अगर आप लोग नहीं जानते कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होती है, इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किस किस्म के सॉल्यूशंस के लिए हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को प्रेफर करते हैं, और ईथर एक्सट्रैक्शन क्या होती है और पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, तो इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। और हाँ, अगर आप हो मेरे इस चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाया करे। फर्ज करेंगे आपके पास कोई भी लिक्विड है और आप उसमें एक और लिक्विड को ऐड करते हो, तो अगर तो दोनों लिक्विड्स आपस में सॉल्युबल हैं तो उसके लिए आप डिस्टिलेशन की टेक्निक को इस्तेमाल करते हो। और अगर दोनों लिक्विड्स आपस में इनसॉल्युबल हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, वाटर और ऑयल आपस में इनसॉल्युबल होते हैं, तो अगर आपने वाटर को ऑयल से अलग करना है तो उसके लिए सेपरेटिंग फनल को इस्तेमाल करोगे। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमारे पास दो सॉल्वेंट्स होते हैं और दोनों ही आपस में इमिसिबल होते हैं, यानी कि इनसॉल्युबल होते हैं। तो सेपरेटिंग फनल को इस्तेमाल करते हुए हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल है वो है ईथर एक्सट्रैक्शन। तो जो आपकी ईथर एक्सट्रैक्शन होती है वो वाटर से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है। फर्ज कीजिए कि आपके पास एक सेपरेटिंग फनल है और उसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक एक्वस सॉल्यूशन मौजूद है। एक्वस सॉल्यूशन से मुराद यह है कि वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है और आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को उस वाटर से अलग करना चाहते हो। और मसला ये है कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, और जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल भी है। तो अब हम इनको अलग कैसे करेंगे, तो इसके लिए ईथर एक्सट्रैक्शन को हम प्रेफर करते हैं। ये आपका ब्लू कलर में जो आपको दिखाया गया है ये है वाटर, और ये जो ब्लैक डॉट्स हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसको अलग करने के लिए आपको कोई ऐसा सॉल्वेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा कि जो कि पहले सॉल्वेंट में इमिसिबल हो, इनसॉल्युबल हो, यानी कि यहाँ पे आपने कोई ऐसा सॉल्वेंट ऐड करना है कि जो कि वाटर में इनसॉल्युबल हो। तो वो कौन होगा? वो होगा ईथर। ईथर जो है वो वाटर में तो इनसॉल्युबल है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, और आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी का रूल है कि डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजॉल्व होंगे। तो आपने एक ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है जो कि पहले सॉल्वेंट में एक तो इनसॉल्युबल हो और दूसरे नंबर पे वो सल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो इसलिए जो ईथर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। तो आप ईथर को यहाँ पे ऐड कर दो और कुछ इस तरह से आपका लेयर्स बनेंगी। फिर आप शेक करो लेयर्स को। जब आप शेक करोगे तो यहाँ पे जो सल्यूट है वो इस लेयर में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा और ईथर लेयर में भी आपका सल्यूट चला जाएगा और वाटर में थोड़ा सा रह जाएगा। अब हमारे पास मसला ये है कि हमने वाटर से तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग कर लिया, लेकिन अब ईथर से कैसे करें? तो अगर आपने ईथर से अलग करना है अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि इस सेपरेटिंग फनल के नीचे एक बीकर लगा दीजिए और इसको ओपन कर दीजिए यहाँ से। तो ये क्या होगा, तो यहाँ तक का जो मिक्सचर है ये इस बीकर में आ जाएगा और बाकी ऊपर वाला मिक्सचर है ये आप अलहदा एक बीकर में ले लीजिए। ठीक है, और नीचे से उसको हीट अप कीजिए। जब आप हीट करोगे तो जो ईथर होता है वो वोलाटाइल होता है, वो जब हीट करेंगे तो वो सारे का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, तो बाकी जो आपके पास बचेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और इस तरह हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग कर लेते हैं। तो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ द सॉल्वेंट आर मोर एफिशिएंट देन यूजिंग अ सिंगल बट लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो एक बात आपने याद रखनी है कि रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस सॉल्वेंट और मोर एफिशिएंट होती हैं। मतलब यह है कि आपने एक दम से जो ईथर है वो ज़्यादा नहीं डाल देना। हमने वाटर से ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करना था ना, तो एकदम से ही ईथर की ज़्यादा मिकदार को इसमें नहीं डाल देना ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करने के लिए, बल्कि आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में ईथर डालना है और एक एक्सट्रैक्शन करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन को परफॉर्म करना है। और अगर आप ज़्यादा ईथर को डाल देते हो, यानी कि न्यू सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हो और एक ही एक्सट्रैक्शन करवाते हो, तो ये प्रोसीजर आपका ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। मतलब ये कि ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलहदा तो करेगा लेकिन बहुत कम मिकदार में।
अगर आपने ज़्यादा मिकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलहदा करना है तो उसके लिए रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी, आपको एक से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी और उसके लिए कम मिकदार में ईथर को इस्तेमाल करना होगा। तो इस टेक्निक को आपने तब इस्तेमाल करना है व्हेन द प्रोडक्ट इज वोलाटाइल, वो एक तो वोलाटाइल हो और थर्मली अनस्टेबल हो। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता क्या है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, इस टेक्निक के मुताबिक अ सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन से हम सॉल्यूट को अलग कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करो तो वो दोनों आपस में मिक्स यानी कि सॉल्युबल हों तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर एक सॉल्युबल सॉल्यूट को एक सॉल्यूशन में से अलग करना है तो उसके लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो अ सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय शेकिंग द सॉल्यूशन। तो आपने शेक करना है सॉल्यूशन को विद अ सॉल्वेंट, एक नए सॉल्वेंट के साथ, इन विच सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल, जिसमें जो आपका सॉल्यूट है वो ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए। मतलब ये कि जो आपने इनसॉल्युबल मतलब ये कि जो आपने न्यू सॉल्वेंट ऐड किया था उसमें जो पहले सॉल्वेंट में प्रेजेंट सॉल्यूट है वो ज़्यादा सॉल्युबल हो। एंड द एडिड सॉल्वेंट, जो आपने न्यू सॉल्वेंट ऐड किया है, डज नॉट मिक्स विद द सॉल्यूशन, वो सॉल्वेंट पहले सॉल्वेंट में मिक्स ना हो, यानी कि उसमें सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह जब वो उस पहले सॉल्वेंट में से आप सॉल्यूट को अलग कर लोगे तो फिर यहाँ से इस चीज़ से आपने न्यू सॉल्वेंट को वेपोरेट करवाना है तो बाकी आपके पास सॉल्यूट रह जाएगा। तो इस तरह हम अलहदा कर लेते हैं अपने सॉल्यूट को अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस से मुराद ये है कि यहाँ पे जब आपने नया सॉल्वेंट ऐड किया और जब यहाँ पे लेयर्स को शेक किया तो जब शेक करते हो आप तो इससे मुराद ये है कि कुछ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था यानी कि सॉल्यूट था यहाँ पे प्रेजेंट वाटर में वो जाएगा ईथर में और कुछ सॉल्यूट जो है वो वापस वाटर में भी आ सकता है क्योंकि दोनों में ही सॉल्यूट सॉल्युबल है। तो जब आप शेक कर रहे होते हो तो जितनी अमाउंट वाटर से जा रही होती है हो सकता है कि उतनी वापस भी आए, क्योंकि जो आपने ईथर इस्तेमाल किया है उसमें सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्युबल है तो ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट की वाटर से ईथर में जाएगी और कम अमाउंट सॉल्यूट की वापस वाटर में आएगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ये ट्रांसफर ऑफ द सॉल्यूट बिटवीन द टू सॉल्वेंट है वो रुक जाएगा। तो उस टाइम को इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि उस वक्त आपका जो ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट है वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। और ये जो आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करती है और पार्टीशन लॉ को फॉलो करती है। तो ये लॉ होता गया है, दिस लॉ स्टेट दैट द सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड्स। जो आपका सॉल्यूट है वो अपने आप को दो इमिसिबल लिक्विड्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि वो वाटर में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ और ईथर में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ और वाटर और ईथर दोनों ही इनसॉल्युबल हैं इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कि ईथर में जो सॉल्यूट की अमाउंट होगी और जो वाटर में सॉल्यूट की अमाउंट होगी उनमें एक कांस्टेंट रेशियो पाई जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एडेड। और ये जो जितनी भी बात अभी भी हुई है वो डिपेंड नहीं करती, वो इस चीज़ पे मुनहसर नहीं होती कि आपने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी ऐड की है अपने सॉल्यूशन में। इसको समझाने के लिए आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक सॉल्यूट है आयोडीन और ये दो सॉल्वेंट्स इसमें इस्तेमाल होंगे और वो कौन कौन से? एक है वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि वाटर में पोटेशियम आयोडाइड का साल्ट, और दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप फर्स्ट कर लीजिए कि आपके पास एक बीकर है और इसमें आप वाटर डालते हो और इसमें पोटेशियम आयोडाइड भी ऐड करते हो। तो जब वाटर में पोटेशियम आयोडाइड जाएगा ना तो वो आयोनाइज होता है K+ में और आयोडाइड आयन में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपना सॉल्यूट ऐड करना है तो मैं आयोडीन यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो होगा क्या कि आयोडीन जो होती है वो इस आयोडाइड आयन से रिएक्ट कर जाती है और यहाँ पे ट्राई आयोडाइड आयन बनता है। तो जब ये ट्राई आयोडाइड बनेगा तो आपका ये जो मिक्सचर है वो ब्राउन कलर में तब्दील हो जाएगा, उसका रंग ब्राउन हो जाएगा इस रिएक्शन की वजह से, क्योंकि ट्राई आयोडाइड बना है। अब आपने करना यह है कि इस आयोडीन को इस मिक्सचर में से, ये जो मिक्सचर है आपका, इससे हमने आयोडीन को अब अलग करना है। इसके लिए आप क्या करोगे? आप एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक को इस्तेमाल करोगे और उसके लिए आपको इस सॉल्यूशन में, इस मिक्सचर में एक नया सॉल्वेंट
ऐड करना पड़ेगा। और वो जो सॉल्वेंट होगा वो पहले सॉल्वेंट में एक तो इमिसिबल होना चाहिए और दूसरा क्या, सल्यूट को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व कर ले। इसके लिए सबसे बेहतर जो होगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जब मैं इसमें ऐड करता हूँ तो जब ये इसमें ऐड होगा तो वो इस रिएक्शन को फोर्स करेगा कि वो फॉरवर्ड की तरफ ना जाए बल्कि वो बैकवर्ड की तरफ जाए। बैकवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा और आयोडीन बनेगी। जब इस मिक्सचर में आयोडीन बन जाएगा तो जो CCl4 है तो वो इस आयोडीन को अपने अंदर डिसॉल्व कर देगा और आपका जो सॉल्यूशन है जब ये बैकवर्ड में जाएगा ना रिएक्शन तो आपका ये जो मिक्सचर है वो ब्राउन से पर्पल होना शुरू हो जाएगा और ये इंडिकेशन है कि आयोडीन बन रही है वापस। और जब ये जो रिएक्शन है ये अकर करता है यानी कि ये जब रिएक्शन हो रहा होता है तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम भी अचीव होती है। इसका मतलब ये है कि जितना आयोडीन आयोडाइड आयन से रिएक्ट करके ट्राई आयोडाइड बना रहा है उतना ही ट्राई आयोडाइड बैक में जा रहा है वो आयोडीन बना रहा है, यानी कि जितना फॉरवर्ड में रिएक्शन हो रहा है उतना ही बैकवर्ड में। तो ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है। तो जब हम CCl4 ऐड करते हैं तो ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड में आना शुरू हो जाता है। टू अचीव अ गुड सेपरेशन टू लिक्विड्स, जो एक तो CCl4 है और दूसरा जो मिक्सचर था, उनको हम जेंटली शेक करते हैं टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों लिक्विड्स आपस में इन कॉन्टैक्ट में आ सके। तो हम इनको शेक करते हैं एंड इम्प्रूव द चांसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द आयोडीन मॉलिक्यूल्स, और इस तरह जो ट्रांसफ़र का चांस होता है आयोडीन का वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि CCl4 जितना ही पहले मिक्सचर से कांटेक्ट में आएगा वो उतना ही आयोडीन को बाहर निकाल पाएगा। इस तरह जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसफ़र है वो बढ़ जाता है। नो मैटर हाउ मच आयोडीन इज यूज, इसका कोई मसला नहीं है कि आपने कितनी आयोडीन को इस्तेमाल किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। द रेशियो ऑफ द फाइनल कंसंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट, जो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन होगी दोनों सॉल्वेंट्स में सल्यूट की वो कांस्टेंट रहती है इक्विलिब्रियम पे। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होता है वो रेशो होती है कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज, यानी कि I2 to CCl4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन एक्वस फेज, मसलन ट्राईआयोडाइड आयन। और जब हम इनकी रेशो लेते हैं तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, इसलिए वो कह रहा है कि जो सल्यूट है वो अपने आप को दो सॉल्वेंट्स के दरमियान, एक उसने किया वाटर इन दी प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में और दूसरा उसने किया कार्बन टेट्राक्लोराइड में। चूंकि वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज़्यादा सॉल्युबल थी तो उसमें वो ज़्यादा आयोडीन जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगी, लेकिन जो इनकी कंसंट्रेशन की रेशो है वो कांस्टेंट रहती है। और ये जो रेशो है वो डिपेंड नहीं करती कि आप आयोडीन की कितनी अमाउंट डाल रहे हो। आप आयोडीन 5 ग्राम डालोगे तो रेशो की वैल्यू आएगी समझ 2.5 आ रही है, लेकिन ये कांस्टेंट होगी, यानी कि वेरी कर रही है। और अगर आप 10 ग्राम आयोडीन डालो तो हो सकता है वो 4 को चली जाए रेशो, लेकिन वो कांस्टेंट रेशो रहेगी, ये नहीं कि 5 हो रही है कभी कभी 6 हो रही है, एक टाइम पे वो कांस्टेंट रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसकी इम्पोर्टेंस और पार्टीशन लॉ की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।